ह्यूमनॉइड एजेंसी के सभी कर्मचारी जियान की बहादुरी पर बहुत खुश थे। आज पहली बार किसी कर्मचारी ने इन बड़े लोगों को करारा जवाब दिया था। भला उनके ऑफिस में आकर उनके चीफ और कर्मचारी के साथ ऐसा सलूक करके कोई भी आदमी बच के कैसे जा सकता था। आज जियान ने यह सबक सबको सिखा दिया था कि कर्मचारी भले ही छोटे पद पर हो या बड़े पद पर, उन सभी को सम्मान और बराबर का मौका मिलना ही चाहिए। लड़ झगड़ कर और अपने दिमाग के बलबूते के साथ जियान ने आखिरकार अभय से वो मौका निकलवा ही लिया। उन सबके पास 5 दिन थे इस केस को सुलझाने के लिए। इसी खुशी में वो लोग झूम रहे थे। दूसरी तरफ जियान था, जिसे डर था कि अगर वो केस को 5 दिनों में सुलझा ना पाया तो न जाने अभय उसके साथ मुख्यालय में क्या क्या करेगा। जियान को 5 दिनों का प्रस्ताव देकर अभय वहां से निकल गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा और क्रोध के भाव थे और जाते जाते वो दरवाजे को जोरों से लात मार कर गया था। साफ साफ पता चल रहा था कि उसको इनके प्रति नफरत हो गई थी। अभय के जाते ही पूरे ऑफिस ने चैन की सांस भरी। सबने जियान को घूरना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जियान में अपना हीरो ढूंढ रहे हों। खुशी उन्हें इस बात की भी थी कि चलो जियान की वजह से कोई मुजरिम बच नहीं पाएगा। गगन, जो हमेशा से ही जियान से नफरत करता है, उसके मन में भी जियान के प्रति थोड़ा सम्मान भर गया। वो सोचने लगा कि एक आदमी जो केस के लिए कंपनी के अध्यक्ष से भी लड़ जाए तो उसमें कोई ना कोई बात तो है। रितिका जियान की तरफ आगे बढ़ती है और उसे कहती है, तुम तो बहुत खतरनाक निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम तो अध्यक्ष से भी लड़ जाओगे। जियान ने एक बनावटी मुस्कान के साथ उससे बोला, मैं लड़ा कहाँ रितिका जी, मैंने तो बस उनको कुछ नियम कानून याद दिलाए हैं। जियान अपने मन में ये सोचने लगा कि इन लोगों की नजरों के सामने तो वो हीरो बन गया है, लेकिन उसने अभय से दुश्मनी मोल ले ली है। जितनी बातें चीफ के मुंह से उसने अभय के बारे में सुनी थी, तो वो ये अंदाजा लगा सकता है कि ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। अगर जियान हार गया तो अभय बिल्कुल भी उसे छोड़ेगा नहीं। अगर सचमुच उसने जियान को पकड़कर मुख्यालय भेज दिया तो उसकी असलियत बाहर आ जाएगी और पता नहीं उसके साथ ये लोग क्या क्या करेंगे। कहीं ये उसके ऊपर नए नए प्रयोग ना करें और उसको पूरा का पूरा जानवर न बना दे। उसे डर था कि अगर वो मुख्यालय चला गया तो वो यहाँ से एंटीडोट कैसे चुरा पाएगा। जो भी कुछ उसने अभी तक किया था वो इसलिए किया था ताकि वो यहाँ से एंटीडोट आराम से चुरा सके। उसके यहाँ रुकने का मकसद ही ये था। अगर उसे मुख्यालय ले गए तो वो अपना मकसद कैसे पूरा कर पाएगा, और वहां पर तो रितिका या कैलाश जैसा कोई आदमी भी मौजूद नहीं होगा जो उसकी रक्षा कर सके। अभी जियान को लगने लगा कि उसने गड़बड़ कर दी इस केस के ऊपर दोबारा कार्यवाही करने की बात करने में। लेकिन अब जब उसने ये फैसला ले ही लिया है तो पीछे मुड़ना या फिर उसके लिए पछतावा करने का कोई भी फायदा नहीं था। उसे कैसे भी करके हर हाल में इस केस को 5 दिनों में सुलझाना ही है। रितिका ने जियान की परेशानी को भांप लिया। वो उसके पास गई और उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और जियान से कहा, चिंता मत करो, हम 5 दिनों में ये केस सुलझा देंगे। वैसे भी 5 दिन हम सबके लिए बहुत ज्यादा हैं। चीफ ने भी जियान की तारीफ करते हुए कहा, बहुत खूब जियान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखा आप सब लोगों ने, इसीलिए मैंने इससे इस एजेंसी में बरकरार रखा है। मेरे से ही सीखकर इसने आज ऐसा कारनामा किया है। जियान अपने मन में कहने लगा कि काम वो करे और तारीफ ये चीफ बटोर ले। इन लोगों का सही है, बस आराम से बैठकर आदेश देना होता है और सारा काम तो जियान और बाकी सब कर्मचारियों को करना होता है। चीफ सबसे कहते हैं, भावना का केस इन्वेस्टिगेशन दोबारा से चालू होता है और वो भी अभी से। सारे लोग इन्वेस्टिगेशन टीम की मदद करिएगा। हमें कैसे भी करके 5 दिन में ये केस सुलझाना ही है। सभी लोग एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, बिल्कुल सर। जियान की तरफ देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो इशारों इशारों में जियान को धन्यवाद कर रहे हों। अगर ये केस सॉल्व हो जाता है तो ये जियान की सबसे पहली और उसकी अपनी उपलब्धि होगी। जियान का चेहरा एक बार फिर मस्ती से भर जाता है और वो मजाक में चीफ से कहता है, आपको नहीं लगता कि मुझे अपनी सैलरी के साथ बोनस भी मिलना चाहिए? आखिर मैंने काम ही इतना धमाकेदार किया है। ये सुनते ही चीफ का चेहरा लटक जाता है और वो उदास चेहरे से उससे कहते हैं, मेरी कलाई में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें अच्छे से सुन नहीं पा रहा हूं।
ऐसा करो, तुम सब काम पर चले जाओ। जब ये केस सुलझ जाएगा तब मैं तुम लोगों की बात दोबारा से सुनूंगा। ये कहते ही चीफ वहां से निकल जाते हैं और जियान अपने मन में कहता है कि उस अभय को चीफ की कलाई नहीं बल्कि उनके कान मरोड़ने चाहिए थे। कम से कम उसकी बातें तो एक बार में वो सुन पाते। जियान, रितिका और एजेंसी के बाकी सभी कर्मचारी इस केस में बड़ी गंभीरता से जुट गए। एक तरफ जहां ह्यूमनॉइड एजेंसी इस केस को सुलझाने में अपनी जान लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अभय एक सुनसान जगह जा रहा था। चलते चलते अभय एक रास्ते के अंत पर पहुंच गया। उसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी जो कि लगभग 3 मीटर लंबी होगी। बिना ये सोचकर कि उस पर चढ़ना उसके लिए मुश्किल होगा, उसने तुरंत एक छलांग लगाई और वो दीवार के ऊपर की छोर पर खड़ा हो गया। ऊपर खड़ा होकर उसने फिर छलांग लगाकर दूसरी तरफ चला गया। जो किसी भी आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, वो अभय ने चुटकियों में कर दिया। अभय शहर की एक बहुत ही पुरानी फैक्ट्री में गया हुआ था जो कि शहर के बिल्कुल अंत में बनी हुई थी। अब वहां पर कोई नहीं आता था, इसीलिए अभय को भी डर नहीं था कि कोई उसे वहां पर देख लेगा। उस फैक्ट्री के हर कोने पर 3 से 4 सेंटीमीटर जितनी मोटी धूल जम गई थी। जगह जगह टूटे लोहे के टुकड़े पड़े हुए थे। उन सभी लोहे के टुकड़ों में काफी सालों से जंग लग गई थी। जैसे जैसे अभय अंदर अंधेरे की तरफ जाता रहा, वैसे ही उसके सामने एक बहुत बड़ी और काली परछाई आ गई। उसके सामने सिर्फ परछाई ही थी। वो किसी भी शख्स या किसी भी शरीर को देख नहीं सकता था। उस परछाई को देखकर ही अभय अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और सामने खड़ी परछाई को सर झुका के नमन किया। ऐसा लग रहा था कि सामने की परछाई अभय के लिए किसी भगवान से कम नहीं है और वो इस परछाई की रोज पूजा करता है। सर झुकाकर उसने कहा, मालिक, भावना की केस की फाइल बंद नहीं हो पाई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। ये बात सुनते सामने से एक बहुत ही कठोर और क्रोध भरी आवाज निकलती है और चिल्लाते हुए अभय से कहती है, मूर्ख आदमी, तू ये बताने के लिए यहाँ आया है, मरना चाहता है क्या? इतनी कठोर आवाज सुनकर अभय का दिमाग हिलने लगा और उसका पूरा शरीर कपकपाने लगा। उसके दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। डरते डरते अभय ने बोला, मुझे माफ कर दीजिए मेरे मालिक, मैं तो आपका मामूली सा गुलाम हूँ। आप ही इस पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं। आप हमारे प्रयोग के सबसे कामयाब प्रमाण हैं। मैं तो आपका आधा भी नहीं, ना ही आप जितनी मेरे पास शक्ति है और ना ही आप जितना मेरे पास दिमाग। आपकी एक आवाज किसी की रूह तक हिला देती है। अगर मेरी भी कोई इतनी मदद कर दे कि मुझे आप जितनी शक्तियां प्रदान कर दे तो मैं भी शायद कुछ कर सकूं। ये सुनते ही परछाई और बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो अभय के करीब आ रही है और अब अभय का पूरा शरीर उस परछाई के अंधेरे के अंदर आ गया। उस परछाई ने अभय के कानों में कहा, 20 साल, हमारी संस्था ने 20 साल तेरी मदद की है तेरे दुश्मनों को तेरे रास्ते से हटाने में। तभी तू जाकर एक अध्यक्ष बन पाया। तुझे क्या लगता है अगर तुझे हमारी मदद ना मिलती तो तू अध्यक्ष बन पाता? अरे तुझे तो कोई चपरासी भी नहीं बनाता। तुझ जैसे आदमी जो बाहर से तो बड़ा दिखावा करते हैं शक्तिशाली और बुद्धिमान होने का, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। मन तो मेरा कर रहा है कि तुझे यही जान से मार दूं। तू आज तक का सबसे खोटा सिक्का निकला जिसने सिर्फ और सिर्फ काम बिगाड़ा है। तू दुनिया का सबसे बड़ा गधा और सबसे बड़ा नकारा आदमी है। 20 साल तेरी मदद करने के बाद भी तू फिर से मेरी मदद मांगने आ गया। अगर तू इतना छोटा काम भी नहीं कर सकता तो तुझे अपने साथ रखने में मुझे क्या फायदा? ये सुनते ही अभय और घबरा गया और जोर से तुरंत अपना सर जमीन पर लगा दिया और जोर जोर से रोते हुए माफी मांगने लगा। मुझे माफ करे मालिक, मैं तो आपका सेवक हूँ। मुझे माफ करे मालिक, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। फिर से उस परछाई ने चिल्लाया, चुप कर, ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाना। मैं तेरे ड्रामे में नहीं फंसने वाला। मैं तेरे ऑफिस के कर्मचारियों की तरह नहीं हूं जो तेरे नाटक को देखकर भावुक हो जाऊं। ये ना समझना कि तू कितना बड़ा नौटंकीबाज है। बच्चों की तरह रोना बंद कर, वरना तुझे यहीं मार दूंगा। अब मुझे बता कि आखिर वहां हुआ क्या? अभय अपने आंसू पोंछता है और बोलता है, मालिक, मैं तो अपने काम में कामयाब हो ही गया था।
वो फाइल बंद होने ही वाली थी। मैंने मुख्यालय में भी इस बात को समझा दिया था कि इसको तुरंत बंद करना ही हमारे हक में है। सब जगह मामला बन गया था, लेकिन उस एजेंसी में एक बहुत ही मुंह चलाने वाला लड़का मुझे मिल गया। उसने बातों बातों में ये दिखा दिया कि अगर हम ये केस बंद करते हैं तो जरूरी हम लोग कुछ छुपा रहे हैं। वहां इतने सारे लोग मौजूद थे, अगर वो उसकी वो बात सुनकर भी ये केस बंद कर देता तो सबका शक मेरे ऊपर जाता। उसने तो साफ साफ ये कह दिया था कि ये केस सुलझाना उसकी बस की बात नहीं थी, इसीलिए मैं ये बंद करवा रहा हूं। मालिक, मैं जानता हूं कि मैंने आपका बहुत नुकसान किया है, पर मुझे एक और मौका दे और साथ ही साथ कुछ वक्त भी दे। मैं उस लड़के को खत्म कर दूंगा और फिर हमारे मकसद के बीच कोई नहीं आएगा। ये सुनते ही अभय के गालों पर एक जोरदार चांटा लगता है। चांटा इतना जोरदार था कि पूरी फैक्ट्री में उसकी गूंज बहुत देर तक गूंजती है। अभय अपने हाथों से अपना गाल रखता है। उसका गाल पूरा लाल हो गया है और साथ ही साथ एक हाथ की उंगलियां भी उसके गालों में छप गई हैं। चांटा इतना जोरदार था कि अभय के दांतों के मसूड़ों में भी बड़ी जोर से दर्द उमड़ा। अभय चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन डर के मारे उसने अपनी चीख को भी काबू में कर लिया। गुस्से में अभय का चेहरा भी एक शैतान की तरह लगने लगा। ये चेहरा जो अभी तक अंधेरे की वजह से गायब था, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, लेकिन अभय ने अपना सर ऊपर नहीं किया। सामने से फिर आवाज आई, तेरा काम है हमारे आदेश को मानना, दूसरी चीजों की तू परवाह मत कर। अगर वो लोग हमारी संस्था के बारे में पता लगा लेते हैं तो तेरे जैसे 10,000 भी मेरे किसी काम के नहीं होंगे। अभय अपना सिर हिलाकर हामी भरता है और बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा मालिक, तो अब हम क्या करें? क्या मैं वापस वहां जाऊं और उन पर नजर रखूं? अगर हम लोग इस मामले में दखल देंगे तो वो लोग कभी भी ये केस सुलझा नहीं पाएंगे। फिर से सामने से आवाज आती है, कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वो तेरे बारे में सब जान गए हैं कि तू उनका विरोध ही करेगा। वो खेलना चाहते हैं ना, हम उन्हें खेलने देंगे। हमारी सुरक्षा के लिए मैंने हर एक चीज का इंतजाम यहां कर दिया है, तो तुझे सिर्फ उन चीजों पर नजर रखनी है और ये बात का ख्याल रखना है कि मुख्यालय को यहां जो भी चल रहा है उसके बारे में पता न चले। तुझे ये बात पता होनी चाहिए कि संस्था ने ही हमें अभय ठाकुर दिया था, अगला हम उसे बदलकर वो एक बना सकते हैं। परछाई की बात सुनकर सामने शख्स से जवाब आता है, हाँ मेरे मालिक, आपका यह गुलाम सब समझ गया। आखिर वो परछाई में शख्स था कौन और अभय ठाकुर को वो लोग क्या बनाने की बात कर रहे थे? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।